लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ ऋषिका गुर्जर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट और आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेल की डेफिनेशन देख ली थी कि सेल या जैसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है क्या होती है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है या फिर वह सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि बॉडी की या लाइफ की सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकती है। अब सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। ऑल सेल कंटेन लिविंग मटेरियल्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सभी सेल में या सभी कोशिकाओं में एक जीवित द्रव पाया जाता है जिसे जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। सभी कोशिकाओं में बाहर एक झिल्ली उपस्थित होती है, आउटर पर एक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी हिंदी में चयनात्मक पारगम होती है जो कि अपने अंदर से कुछ ही मटेरियल को पास होने देती है। सभी कोशिकाएं चयापचयी क्रियाओं को प्रदर्शित करती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट करती है। सभी सेल में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह या जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। सेल हैव एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइडेड इंडिपेंडेंटली, यानी कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्रतापूर्वक वृद्धि और विभाजन कर सकती है। अब सेल के शेप और साइज को देख लेते हैं। अलग अलग सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बेस पर उसका शेप और साइज अलग अलग होता है। जैसे कुछ सेल सर्कुलर होती है, कुछ बाइकॉन्केव होती है, कुछ अमीबॉइड होती है, कुछ लॉन्ग होती है, कुछ ब्रांच होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आरबीसी की सेल्स होती है वो सर्कुलर और बाइकॉन्केव होती है। ऐसी जो डब्ल्यूबीसी की सेल होती है वो अमीबॉइड होती है, यानी कि इरेगुलर शेप की होती है, अनियमित आकार की होती है। ऐसी जो ह्यूमन की नर्व सेल होती है वो लॉन्ग होती है, ब्रांच होती है। सिमिलरली साइज भी सेल की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग होता है। अभी तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि एनिमल्स में न्यूमोनिया डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, और पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, लेकिन पी यहाँ साइलेंट वर्ड होता है। ये एक सबसे छोटा जीवाणु होता है जो कि अभी तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका साइज 0.5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और ह्यूमन नर्व सेल का साइज 90 सेंटीमीटर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कुछ डिफरेंसेस के बेस पर सेल दो टाइप की होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अगर एक टिपिकल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे आउटर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है ये एक झिल्ली होती है। सबसे आउटर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इसी में कई सारे सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेलुलर ऑर्गेनेल जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। सिमिलरली अगर एक टिपिकल प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे आउटर पर वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो सबसे आउटर पर एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सिमिलरली उसके बाद उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसमें सारे सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं सेल स्ट्रक्चर। अगर एक टिपिकल सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें कौन कौन से फॉलोइंग पार्ट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड,
फ्लेजिला, सीलिया, ये फ्लेजिला और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल को लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल जैसे कि अभी बताया, प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये फंगस में, बैक्टीरिया में और अल्गी में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एनिमल्स में और प्रोटोजन्स में एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, फंगस में काइटिन की बनी होती है, अल्गी में ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी हो सकती है, और प्लांट्स में मेनली ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे आउटर पर सेल वॉल दिख रही है। अब एक सेल है, उसके बगल में ही दूसरी सेल प्रेजेंट होती है। ये कई सारी सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। तो मान लीजिए एक सेल है, उसके बगल में दूसरी सेल है, तो दोनों सेल के बीच की जो कॉमन लेयर होती है उसको मिडिल लेमिला कहा जाता है। ये है सेल वॉल का ही टाइप, लेकिन उसे मिडिल लेमिला कहा जाता है। फिर देन बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो जो सेकेंड नंबर पे जो वॉल दिखती है उसे प्राइमरी वॉल, और उसके अंदर की जो थर्ड नंबर पे वॉल दिखती है उसे सेकेंडरी वॉल कहा जाता है। ये सेल वॉल होती क्या है, मेनली ये साइटोप्लाज्म का ही डिपोजिशन होता है और ये लेयर बनाता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। एक बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, ऐसी बॉल तैयार होती रहती है और ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सेल वॉल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। सबसे ऊपर दिख रही है मिडिल लेमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये मेनली सभी सेल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, फंगस, अल्गाई, एक्सेप्शन वायरस। वायरस की जो सेल है वो टिपिकल सेल स्ट्रक्चर शो ही नहीं करती, क्योंकि ये नॉन लिविंग की तरह भी कुछ कैरेक्टर शो करता है, इसलिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि अपने अंदर से कुछ ही मटेरियल्स को पास होने देती है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल या इनसाइड स्ट्रक्चर है। इसमें जो येलो कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, और ये जो पर्पल कलर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, और लिपिड के मॉलिक्यूल के बीच में ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल धसे हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म टर्म थी वो सबसे पहले पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने 1839 में दी थी। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहने वाला वह फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि हिंदी में कहें तो रंगहीन और पारदर्शी होता है। ठीक है, उसे साइटोप्लाज्म में हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और नाभिक को एक साथ प्रोटोप्लाज्म या हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। अगेन रिपीट कर लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, या हिंदी में जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और नाभिक को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म में कई सारे सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सेल। इसे कोशिका का श्वसन अंग कहा जाता है, या इसे पावर हाउस ऑफ सेल या विद्युत ग्रह भी कहा जाता है कोशिका का। इसका मेन फंक्शन होता है एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी स्टोरेज और एटीपी ट्रांसपोर्टेशन, यानी एटीपी को संग्रहित करके रखता है। एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन एटीपी को प्रोड्यूस करना, उसका स्टोरेज करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है ना। अब ये अलग अलग सेल की फंक्शनिंग के बेस पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, आप लोग जानते ही हैं, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें सारी एक्टिविटी, जो सेल एक्टिविटी, वो एक ही सेल के थ्रू होती है, तो उसमें अमीबा की संख्या 50,000 होती है। ऐसे ही ह्यूमन और माउस की जो लीवर सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से 1600 तक होती है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल होता है। इसमें एक की आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, देन इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर फोल्ड होकर उंगली नुमा संरचना बनाती है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। सेंटर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में डिस्कवर किया था। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करना होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनता है। बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और वैक्यूल। इसका मेन फंक्शन प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म में नेटवर्क के फॉर्म में या जाल के रूप में बिखरा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बेसिकली 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता या राइबोसोम एब्सेंट होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अगर इसके फंक्शन देखें तो ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है, और स्टेरॉइड हार्मोन और लिपिड के संश्लेषण में या सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःद्रव्य जालिका कहा जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये मेनली नाभिक की झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच रहती है। इस साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें छोटे छोटे राइबोसोम के ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन इस साइड राइबोसोम के ग्रेन्यूल नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, या अपने अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखता है। और कुछ सेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं, जो कि जैसे कि कुछ सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, उनको ये सेल के अंदर डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलर सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के बाद एट द एंड खुद का भी डाइजेशन कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। ये एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। इसकी जो एक आउटर मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, या ऐसा कहा जाता है कि सेल का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के सेंटर से mRNA की सीक्वेंस या चेन गुजरती है और अमीनो एसिड की चेन लार्ज सब यूनिट से होकर गुजरती है। सेंट्रोसोम ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिससे एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, और ये एस्ट्रल रेज सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड मेनली जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं या यूग्लिना होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये एनिमल में मेनली एब्सेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेनल सेल ऑर्गेनल होता है जो कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन और पिगमेंट्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेनली जो प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ की टिश्यूज़ या सेल में प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करके रखने का काम करता है। नॉन ग्रीन पार्ट मीन्स रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, वहाँ पर ये ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट यानी प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो कलरफुल होते हैं जैसे कि फ्लावर, फ्रूट्स, उनमें प्रेजेंट होता है, और ये जेंथोफिल, कैरोटीनाइड जैसे पिगमेंट को स्टोर करके रखने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स, कुछ स्टेम्स, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को स्टोर करके रखने का काम करता है। क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में मेनली इम्पॉर्टेंट होता है। वैक्यूल्स ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक राउंड और ब्लैंक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हिंदी में कहें तो गोलाकार और रिक्त स्थान होता है, जिसे वैक्यूल कहा जाता है। ये मेनली
ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये ज़्यादा प्रेजेंट होती है और इसका मेन फंक्शन फूड का स्टोरेज करके रखना होता है। इसमें कुछ लिमिट में वाटर भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, ये मेनली सेल में साइटोप्लाज्म में सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी सेल को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। अब सेल में अगर एक सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सबसे आउटर पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, जिसे हिंदी में केंद्रिका कहा जाता है या फिर छोटा केंद्रक भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस को कंट्रोल करने का काम करती है। आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं सेल स्ट्रक्चर को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।